फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा और आप सब मुझे देख रहे हैं एडुफॉर्म अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करते हैं 4 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं इसमें आज बताने वाली। वैसे आज मैंने देखा है काफ़ी सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ मैं रख रही हूँ आपके सामने। जो फार्म लॉज के अगेंस्ट किसानों के प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, उस पर सरकार और किसानों की बातचीत हुई है। उस बातचीत में क्या निकल के आया है कि सरकार ने अपनी तरफ से 8 चेंजेस ऑफर किए हैं किसानों को कि हम ये 8 चेंजेस अपने लॉज में हम खुद से करने वाले हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं? तो कौन कौन से वो चेंजेस हैं, कौन कौन सी वो न्यू रूल्स हैं, वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो किसी भी लैंड का एलिनेशन नहीं होगा। वो संभव नहीं होगा कि किसी भी जमीन पर कब्जा कर लें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो। दूसरा, राज्य सरकारों की मंडियां होती हैं, उन मंडी सिस्टम में वो कोशिश करेंगे कि जो टैक्स है वो सब बराबर रहे, चाहे वो प्राइवेट मार्केट्स हों और स्टेट की जो मंडी है उनमें भी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि किसानों से संबंधित कोई भी ग्रीवांस होगा, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको हम कहाँ लेके आएंगे, सिविल कोर्ट में लेके आएंगे, जिससे विवादों का निपटारा जल्दी हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए पैन कार्ड कंपलसरी था, लेकिन इसके अलावा जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है हम प्राइवेट ट्रेडर्स को एग्रीकल्चर फील्ड में परमिशन नहीं देंगे। इवन स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाना जिसको कहते हैं स्टबल बर्निंग, और पावर सब्सिडीज के बारे में भी किसानों की बात सुनी जाएगी, उसको इसमें भी कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि पहली बात तो जो आप जो ये लेके आए हैं 3 लॉ, इनको आप खत्म करिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और दूसरा, अगर आप इतना करना चाहते हैं तो एक काम और करिए कि जो एमएसपी पे सबसे ज्यादा विवाद है, किसानों को लग रहा है कि वो एमएसपी अब खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, हम एमएसपी पे कोई भी बैन नहीं लगा रहे हैं, एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, फिर आप हमको लिखित में परमिशन दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ एमएसपी की गारंटी आप दे रहे हैं। तो इन सब चीजों पे बातें हुई है, विवाद हुआ है, और अभी आगे देखते हैं। किसान अपने इन मांगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार क्या करती है इस पे आगे, और अभी ट्रायल्स होंगे इनकी बातचीत के, उसमें निकल के आएगा। दूसरी खबर है कि हमारी जो वैक्सीन बन रही है इंडिया की, उसका 3rd फेज ट्रायल हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है। और इसके साथ ही यूके की जो वैक्सीन है फाइजर, वो भी कंप्लीटली बन के तैयार हो चुकी है। तो अब बात ये है कि इंडिया की अभी अब तक वैक्सीन रिलीज नहीं हुई है, जबकि यूके की फाइजर वैक्सीन रिलीज हो चुकी है। तो क्या इंडिया अलाउ करेगा उसको अपने कंट्री में? क्या इंडिया उसको परमिशन देगा, या फिर उसके और टेस्ट करवाएंगे यहाँ पे और उसके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद परमिशन मिलेगी? तो वो यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेंगी। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी इंडिया की जो वैक्सीन, काफी सारी वैक्सीन बन रही है, ड्रग भी बनी है, उनमें सबसे आगे रन कर रही है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। इन दोनों में देखते हैं किसको सबसे पहले परमिशन मिलती है। इसके अलावा इसमें एक चीज और निकल के आती है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या होता है, EUA इसको बोलते हैं, EUA। इसका मतलब है कि फूड कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट है, उसमें कहा गया है कि अगर मामला गंभीर है, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी वैक्सीन को या ड्रग को हम विदाउट अप्रूवल या सारे फेज को हम ट्रायल किए बिना भी उसको हम परमिशन दे सकते हैं, मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। जबकि इंडिया ने कहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है EUA है उसका अप्रूवल हम अप्रूवल नहीं मानते हैं, जब तक हम परमिशन ICMR हमारी परमिशन ग्रांट नहीं करेगी तब तक हम वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक, और हमारे जो EUA है वो जस्ट लाइक UK एंड US प्रोसेस पे को फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी वैक्सीन को उठा के ऐसे मार्केट में जल्दी के चक्कर में रिलीज कर देंगे, नहीं, सारे ट्रायल्स होंगे उसके बाद हम रिलीज करेंगे। फाइजर के साथ हुआ है, उन्होंने 80,000 वॉलंटियर्स पे इसको ट्राई किया हुआ है, उसके बाद इसको मार्केट में उतारा है। इंडिया में आएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक खबर ये थी कि अभी इसमें जो फॉर्मर पंजाब CM थे, श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने पद्म विभूषण अपना लौटा दिया है। किसानों के समर्थन में, किसानों का विरोध चल रहा है, सरकार बात सुन नहीं रही है, इसलिए इन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है। दिल्ली में रिकवरी रेट 92% है, ऐसा सरकार का मानना है। तो यूपीएससी के लिए जो खबर होगी, जो जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम वहीं डिस्कस करेंगे, बाकी सारी खबरें जनरल वे में आपको बताई जाएंगी या नहीं भी बताई जाएंगी, क्योंकि वो खबर
पॉलिटिकल भी हो सकती है, क्रिमिनल खबर भी हो सकती है जो कि यूपीएससी से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर हो रही है। तो होने को ये भी हो सकता है कि अभी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लग जाए, कोविड की वजह से नहीं, एयर क्वालिटी की वजह से इतनी खराब हवा हो रही है। तो अगर आपको एयर क्वालिटी के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और पिछला जो वीडियो है उस पर जाइए, उस पर आपको AQI की सारी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। ठीक है, पूरे अखबार में सबसे ज़्यादा जो खबरें हैं वो यही है किसानों से रिलेटेड। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इन सब के किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर सारी खबर आजकल अखबारों में आ रही है। एक खबर में ये निकल के आई थी NHRC की जो रिपोर्ट है, इसमें क्या था कि उड़ीसा का एक नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के कलेक्टर को बोला NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है, मानवाधिकार संगठन ने, कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए कि आपके जो पीने का पानी है उसकी क्या हालत है, क्योंकि नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उड़ीसा का सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। किससे? फ्लोरोसिस से। अब इसमें क्या होता है, खराब पानी पीने से इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ पे ज्यादातर लेबर वर्क करती है, तो इनके साथ ये इनह्यूमन चीज है। तो इस पर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है उड़ीसा के कलेक्टर से। ठीक, तो याद रखने वाली चीज ये है NHRC और फ्लोरोसिस। ठीक है, क्या है फ्लोरोसिस ये मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे एडिटोरियल पेज है। एडिटोरियल पेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन एडिटोरियल पेज पे जो खबर होगी, इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी यूपीएससी से रिलेटेड, जो भी आर्टिकल्स होंगे, इन पे हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एडिटोरियल को छोड़ के बाकी खास खबरों को देखते हैं। ठीक, फर्स्ट पेज की जो कुछ खबर थी मैंने आपको बताई थी वो यहाँ से ली गई थी। इनमें आपके एक प्रोविजन दिए हैं सरकार ने, जो 8 मांगे, 8 जो प्रपोजल रखे हैं, 8 पॉइंट्स के, कि हम भाई आपकी ये चीज मानेंगे, वो यहाँ से लिया गया था, यहाँ से पढ़ा गया था। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया, क्योंकि पहले खबर की पहले पेज की जो खबरें होती हैं वो नेक्स्ट पेज पे आती हैं। जैसे कि ये भी था, फर्स्ट पेज की न्यूज थी ये। और ये वैक्सीन के बारे में, ये भी यहाँ दिया गया, ये भी फर्स्ट पेज की बाकी की खबर है। ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सब के बारे में देख लीजिए। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि द हिंदू बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, पढ़ने में बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसमें क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। क्या सारी खबर पढ़ने वाली होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है वो जानना जरूरी है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस पर चाइना बना रहा है अपना हाइड्रो पावर, एक प्रोजेक्ट बना रहा है। तो उस पर इंडिया ने कहा है कि हम इसको क्लोजली केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग जांगू। ठीक, ये तिब्बत में मतलब चाइना की साइड में, क्योंकि तिब्बत पे चाइना का वैध या अवैध जैसा भी आप समझे वो उसका अधिकार है। ठीक, तो यहाँ पे खबर ये निकल के आई थी कि चाइना के जो हेड है, जो बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट, उन्होंने बोला है कि हमने इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ तक कि तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में हमने देखा हुआ है। हालांकि अरुणाचल और तिब्बत तो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन जो वो बना रहे हैं डैम, उसमें यहाँ की पॉपुलेशन का विशेष ध्यान रखा गया है। हम एक तो हमारा ये लेजिटिमेट राइट है, उसका अधिकार है, वैध अधिकार है कि वहाँ पे अपना डैम बनाना, लेकिन इसके साथ ही उसने देखा है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने बोला है कि यूजर राइट के बारे में, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ऐसा तो नहीं फ्लड से अफेक्टेड हो जाएगी। जब बांध बनेगा तो पानी का बहाव होगा, ज्यादा होगा, और एक जगह रोका जाएगा। तो इन सब ग्रीवेंसेस को हम आगे ना बढ़ाते हुए इन सब पे हमने ध्यान दिया है, और बांग्लादेश इंडिया से लगातार संपर्क में है, और तब जाके हम अपना ये हाइड्रो पावर बॉन्ड है उसको हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे।
एक खबर ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिया ने अपना पक्ष रखा है कि अभी कुछ दिन पहले इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें उन्होंने बोला है कि अब्राहमिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन सब के खिलाफ होने वाले जो क्राइम्स हैं उसको इन्होंने मेंशन किया, बाकी सब रिलीजन को छोड़ दिया। ऐसा भी क्यों किया इन्होंने? तो इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि नहीं, इसके अलावा और भी रिलीजन है जिनके खिलाफ क्राइम होता है, मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, इन सबके साथ भी क्राइम होते हैं, आप इनको भी आप पुट करिए। इस्लामोफोबिक लोग होते हैं, एंटी क्रिश्चियन लोग भी होते हैं, आप इनके अगर आप इनको मेंशन नहीं करेंगे तो इनको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा समझा जाएगा कि भाई ठीक है, इनके अगेंस्ट क्राइम होते ही नहीं है, सिर्फ यही जो अब्राहमिक रिलीजन 3 बताई गई है इनके अगेंस्ट ही क्राइम होते हैं। तो इंडिया ने अपना एक स्ट्रॉन्ग पक्ष रखा हुआ है इसमें। तो इंडिया ने कहा है कि भाई हिंदू पॉपुलेशन भी तो कितनी ज्यादा है, हिंदू लगभग 1.2 बिलियन लोग हिंदू को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म, इंडिया में बुद्धिज्म भी है, लगभग 535 मिलियन फॉलोअर्स बुद्धिज्म के हैं, और सिख 30 मिलियन फॉलोअर्स सिख के हैं। तो बामियान बुद्धा की स्टैचू को जब डैमेज किया गया था तब वो क्या क्राइम नहीं था? और अफगानिस्तान में ही 25 सिख वर्शिपर्स को मार डाला गया था, गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था, वो क्राइम नहीं था? इवन पाकिस्तान भी अपना एक एजेंडा चलाता है हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लोगों के अगेंस्ट, क्या वो क्राइम नहीं है? इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप इन सबको भी मेंशन करिए कि इनके अलावा बाकी रिलीजन है उनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं वो भी क्राइम में आते हैं। ठीक है, आप उनकी भी क्रिटिसिज्म कीजिए, उनकी भी निंदा कीजिए, आप उनका एक हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो हेड थे उन्होंने बोला कि हम ऐसा अलायंस बनाएंगे, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, जो क्या करेगा, जो क्लैश होने से, जिन रिलीजन्स के बीच में जो क्लैश होता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये भी बोला कि भाई सिलेक्टिविटी क्यों है, आखिर इतने सारे रिलीजन है, सबके खिलाफ क्राइम होते हैं, जहाँ भी माइनॉरिटी की बात आती है लोग माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उनको भी रोका जाना चाहिए। फ्रांस में अभी जो कुछ चल रहा है तो उस पर भी एक मुद्दा निकल के आया कि वहाँ माइनॉरिटी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, क्या वो क्राइम नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, इन सब के अगेंस्ट होने वाले क्राइम को भी क्राइम की तरह कंसीडर किया जाना चाहिए। ये बेसिकली हमारे यहाँ का कहना था, अपने इंडिया का, क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को बराबर फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ लगभग सभी धर्म के रहने वाले लोग पाए जाते हैं। बॉर्डर चैलेंज चल रहा है, वही चाइना के साथ डिस्प्यूट अभी कंटिन्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह जो होता है उस पर भी जीएसटी टैक्स एक्ट फॉलो किया जाएगा, जीएसटी लगेगा। ये खबर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप इसको पढ़िए अगर आपके पास टाइम है तो। बेसिकली यूपीएससी इसको नहीं पूछेगा। यहाँ पे एक और न्यूज थी कि यूएस है, उसने क्या किया है, चाइना के एक रीजन है जहाँ से कॉटन बहुत आता है, इसको ये रीजन है जिंजियांग रीजन। यहाँ पे एक तो कच्चा माल बहुत है, और यहाँ की जो लेबर फोर्स है वो भी काफी है। तो यहाँ के जो लेबर है वो स्लेव लेबर में आते हैं, मतलब दास्ता के शिकार है। दास्ता के शिकार होने का मतलब बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, बेगारी कह सकते हैं। जबकि बेगारी और बंधुआ मजदूरी पूरी दुनिया से खत्म की जा रही है, लेकिन चाइना में अभी भी है, वहाँ की सरकारें इसको अभी भी चला रही हैं। और इन लेबर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया कॉटन है उसको यूएस ब्लॉक करेगा, उसका इंपोर्ट नहीं करेगा। ये यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर जो चलता है उसकी एक नई कड़ी है, उसमें एक नई कड़ी जोड़ी गई है कि यूएस ने मना कर दिया है कि हम ऐसे कॉटन को नहीं बनाए अपने यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो कि स्लेव लेबर के थ्रू बन के आती है। साइक्लोन बुरेवी जो अभी श्रीलंका में आया, इससे पहले आया था अपने निवार इंडिया में। तो इन साइक्लोन को जरा आप गौर से देखिए, आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि होते ही हैं। इस पे हम बात करते हैं। अभी जो बिडेन नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, और पुराना डिस्प्यूट अभी चल ही रहा है ईरान का, यूएन इस डील से पीछे हट गया था ईरान के साथ, जो न्यूक्लियर डील चल रही थी। ईरान पे न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को लेके पाबंदी लगाई गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जबकि ईरान इसको फॉलो नहीं करना चाहता। और उसने ये भी बोल दिया है कि जो डील थी 2015 की, उसमें यूएन इंस्पेक्शन होना था, कहाँ पे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे।
यहाँ पे यूएन इंस्पेक्शन होगा, देखेंगे कि आप किस तरीके से ये अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रही है, और फिर आप पे लोगों को शक है कि आप इसका मिसयूज कर सकते हैं किसको, गलत हाथों में पहुंचा के, या आप खुद भी इसका मिसयूज कर सकते हैं युद्ध के टाइम पे। तो इसलिए ईरान पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसलिए ईरान भड़का हुआ है, और उसने बोला है कि अगर जल्दी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो हम अपना जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बढ़ाएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि यूएन है वो इस डील को कंटिन्यू करे और इसमें जो भी हर्डल्स हैं उनको शॉर्ट आउट करे। इससे पहले भी ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका मर्डर हो गया था। ईरान ने उस पर आरोप लगाया था इसराइल पे कि इनके द्वारा किया गया मर्डर है, जबकि प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ईरान का कहना यही है कि हमारे यहाँ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको दुनिया के लोग, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री, इसराइल और अमेरिका तो फ्रेंड है, तो वेस्टर्न कंट्री इसको बढ़ाने नहीं देना चाहती, इसलिए हम पे बेवजह पाबंदी लगा रही है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में हम अपने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, और एंड नो वन कैन कंट्रोल अस। यूएस का सीनेट थी, उसने एक जो वीजा डिस्प्यूट ट्रम्प के टाइम में काफी हुआ था कि वीजा नहीं दिया जाएगा आउटसाइडर्स को, अमेरिका में रहने वाले लोगों की जॉब की सिक्योरिटी के लिए। उसने एक बिल पास किया है कि इसमें बोला है कि एक लिमिटेशन लगाई गई थी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड लिमिटेशन थी, कि दूसरी कंट्री से आने वाले एक निश्चित संख्या से ज्यादा लोगों को हम नहीं लेंगे, और उनकी जो फैमिली होती है वो फैमिली के साथ वीजा लेते हैं, उनकी फैमिलीज को वीजा नहीं देंगे। तो इस बिल को क्लियर किया गया है, इससे काफी सारे इंडियंस को फायदा मिलेगा। जो इंडियंस ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे, वो जिनके वहां से अमेरिका छोड़ने के आसार थे, उनको फायदा मिला है, प्लस और जाने वाले लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप उन पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जा सकेंगे वीजा लेके और अपनी फैमिली को भी ले आ सकेंगे। ठीक, ये छोटी सी खबर थी, मैंने बताई है। और अगली खबर थी बिजनेस बेस पे, ये कि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था इकोनॉमी से रिलेटेड, बस ये गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे हैं, आजकल थोड़ा गुड न्यूज आई हुई है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, सिकुड़ रही थी, जीडीपी रेट बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी, उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है नवंबर के महीने में। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी इकोनॉमी वी शेप में ग्रो करेगी, इस तरीके से हम यहाँ थे, यहाँ से हमने डाउन होना शुरू किया, अब हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करके हम कुछ इस तरह पहुंचेंगे। एक होता है इस तरीके से नहीं, लेकिन हम पहुंचेंगे, हम जितना जल्दी गिरे हैं उतना जल्दी हम ऊपर उठेंगे। लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमारी जो मार्केट की कंडीशन है वो भी सुधर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ेगी। अभी डिमांड बहुत कम है, मंदी छाई हुई है, लेकिन हम बहुत, जिस तरह हमारे जो डाटा निकल के आया है उस हिसाब से हम वी शेप ग्रोथ करके बहुत जल्दी जो जहां से हमने छोड़ा था, हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, और उस जो लेवल था जीडीपी को हम वहां तक लेके जा सकेंगे। ठीक है, बाकी सारी खबरें आपकी यूपीएससी से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, इन्हीं खबरों को आप ध्यान में रखिए जो अब तक हमने बताई है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा खबर को पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करती हूँ, मिलेंगे आपसे एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हमारा एडुफोरम अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कीजिए, और उस पर दिए जाने वाले जो नंबर स्टोर होता है उस पर आप मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।